नमस्कार स्टूडेंट्स, आपने अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी है और आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो इसी के लिए मैं एक्सक्लूसिव ये सीरीज़ लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स को स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। तो मेन जो फोकस है वो इस बात पर है कि फॉरगेट रैंडम बुक्स, स्टार्ट विद दिस पार्ट 1। और इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री की, क्योंकि अगर लास्ट 7 to 8 ईयर्स में अगर एवरेज लें तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री से 15 से 18 सवाल और मेंस में 5 to 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमें अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए अगर स्टार्टिंग यानी एज अ बिगनर पढ़ना है तो हमें ये 7 NCERTs ही पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये 7 NCERTs पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ। NCERTs बिल्कुल इजी और लूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है। हर एक NCERT को एक एक्सपर्ट ने लिखा है, तो हर NCERT बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत बेसिक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तीसरा, इसके सारे इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है बिकॉज ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसी से समझ आते हैं और आप इसी बेसिस पर अपने प्रिपरेशन को फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। तो डिस्कशंस को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं। ये केवल अभी इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें देखिए, इंडियन कल्चर में हमें पढ़ना है सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और डायमेंशन है फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स। उसके साथ ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। उसके साथ फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इसमें वेरियस स्टेजेस और साथ में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो ये हमारा पूरा हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। बुक्स के डिस्कशन में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक से, विच इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, जो क्लास 11 की बुक्स है और ये उसके चैप्टर्स हैं। जैसे कि आप चैप्टर्स को देखिए, रॉक पेंटिंग्स, आर्ट, उसके बाद आर्किटेक्चर, लेटर रूरल ट्रेडिशंस, स्कल्पचर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं, इस NCERT में आपको क्लैरिटी और बेसिक इजी लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से भी आते हैं, तो मैंने एक मेंस का क्वेश्चन लिया है। द क्वेश्चन इज, व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। ये मेंस का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि NCERT में कहां मेंशन्ड है। तो मैंने जो NCERT बुक आपको बताई, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उस बुक के चैप्टर 8 में ही ये मेंशन्ड है। वो लाइन मैंने पहले से ही आपके लिए सेग्रीगेट किया है कि इट वाज ओनली इन द अर्ली 13th सेंचुरी दैट लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी begun under the Delhi Sultanate, established after the Turkish conquest of northern India। नीचे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है कि the domes resting on penditive and squinctions enabled, यानी इसको डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली सल्तनत के पहले जब हमारे यहाँ डोम्स बनाए जाते थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पिलर्स का सपोर्ट दिया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद जब हमारे यहाँ डोम्स बनाने गए तो देखिए यहाँ पे कोई पिलर्स नहीं है। इस तरीके से एक आर्किटेक्चर डेवलप हुई जहां विदाउट पिलर्स डोम बनना शुरू हुए। तो ये आपको डायरेक्ट NCERT में पढ़ने को मिल जाता है, यानी डायरेक्ट UPSC का क्वेश्चन NCERT के कॉन्सेप्ट्स और उसके कंटेंट से आ गया। तो नॉट ओनली कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, यहां से कंटेंट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके माइंड में आएगा कि जो हमारे यहाँ ट्रेड करने आए थे वो अचानक से हम पे शासन कैसे करने लग गए। इट मीन्स हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो टाइम था दैट वाज अर्ली 18th सेंचुरी। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है? कंपनी या नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। जो नवाब होते हैं वो सोचते हैं कि कंपनी बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नवाब को टैक्स नहीं दे रही। साथ में वो नवाब साहब के जो ऑफिसर्स थे उनकी बात नहीं मानकर नवाब साहब को ह्यूमिलिएट कर रहे थे। कौन? ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और इसलिए नवाब साहब उनसे गुस्सा थे। उलट ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना यह था कि जो नवाब साहब के ऑफिसर्स हैं वो अनड्यू डिमांड करते हैं, अनजस्ट डिमांड करते हैं, और जब तक अंग्रेज ये ड्यूटी देते रहेंगे उनका ट्रेड अच्छे से फ्लरिश नहीं करेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम गांव को खरीद लें और वहां पर किलाबंदी कर दें, यानी वहां पर अपने फोर्ट्स बनाना शुरू कर दें। और यही कारण हुआ कि नवाब बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ाई हुई, और फिर पूरा इतिहास हम आगे लेकर चलते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सिपोइज ने पार्टिसिपेट किया, जमींदार ने पार्टिसिपेट किया, रॉयल फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनका अपना एक एक्सक्लूसिव रीजन था, कारण था। जैसे कि अगर हम सिपोइज की बात करें तो उस वक्त ब्रिटिश फौज में जो भारतीय काम कर रहे थे उसमें हिंदू और मुस्लिम थे, और उसी समय अंग्रेजों ने एक राइफल लाया जिसको कहा गया 1853 एनफील्ड राइफल। अब इसको जो कारतूस थी वो काऊ और पिग के फैट से बनी हुई थी, जो हिंदूज और मुस्लिम दोनों के लिए सही नहीं था। इसलिए अपने रिलीजन को बचाने के लिए सिपोइज ने उस रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये वन ऑफ द ट्रिगर था। सिपोइज के बाद अगर हम एक एग्जांपल और लें तो तालुकदार होते हैं। तालुकदार रीजनल किंग्स होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। पहले ये ओनर होते थे जमीन के, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने इनसे ओनरशिप ले लिया, और इनका एक ही काम रह गया कि फार्मर से टैक्स कलेक्ट करो और अंग्रेजों को दो। तो इन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि अपने लोगों को इंसाफ दे सके और अपना जो राजस्व खो गया था वो भी वापस ले सके। तो इसी तरीके से अगर हमें इवेंट पढ़ना है, सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, क्या उनके रीजंस हैं, अगर हमको बहुत इजी और लूसिड तरीके से पढ़ना है तो हमें आवर पास्ट बुक पढ़नी है, जो कि 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड की है। तो यहां पर आपको पूरे भारत का एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का एक पूरा आइडिया निकल कर आएगा, जहां पर आप एक क्रोनोलॉजी से इवेंट्स को समझ पाएंगे। लेकिन अगर अब हमको थीम समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, यानी सिर्फ सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं समझने, सिर्फ रीजन नहीं समझना, उसको टोटलिटी में समझना है, तो हमें अलग बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। हमने अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। एनसीईआरटी में लिखा है कि द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, यानी पूरे तरीके से कंट्रोल गेन करने में उनको 2 साल टाइम लगा। और इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश क्राउन खुद रूल करना शुरू कर दिया। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे अब वो हो गए हैं वॉइस रॉय। अब आगे समझते हैं। यहां पर दिया गया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अचानक अंग्रेजों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके कारण यह है कि अब वो नहीं चाहते थे कि दोबारा इस तरह का विद्रोह यानी कि रिवोल्ट हो, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेज पूरी तरीके से हार रहे थे और शायद हमारा देश आजाद हो जाता।
इससे उन्हें यह लगा कि अगर दोबारा ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ तो शायद हम कंट्रोल ना कर सकें, इसलिए हमें इस तरह के रेवोल्यूशन को दोबारा क्रिएट नहीं करना है। इसीलिए धार्मिक कार्यक्रम में और सामाजिक कार्यक्रम में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके साथ ही इनको चाहिए कि अपनी जो रूल है वो स्टेबिलिटी आराम से चलती रहे, इसमें कोई भी अटैक या डेंजर ना हो। एंड इनको लगा कि हम धार्मिक कार्यक्रम में अगर हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम शांतिपूर्वक अपने राजस्व को चला सकते हैं। अब एक और थीम समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर रिवोल्ट ऑफ 1857 भारतीयों ने इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग तरह के अत्याचार हुए, लेकिन वही ब्रिटिश न्यूज़पेपर रिवोल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटेन में अलग तरीके से दिखा रही थी। जैसे कि ये तस्वीरें एनसीईआरटी से ली गई हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है कि कुछ महिलाएं भयभीत हैं, वो डरी हुई हैं और यहां अंग्रेजी अफसर उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, और ये हालात रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से हुआ। वहीं यहां पर एक महिला, ब्रिटिश महिला को दिखाया गया है कि वो सिपाहीज को मार रही हैं, इसका मतलब ब्रेवरी। उसके साथ ही एक और इमेज बनाई गई जहां लिखा गया कि मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट सिपाहीज इन कानपुर। तो अंग्रेजों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक अलग चेहरा, एक अलग थीम ब्रिटेन में दिखाया, जबकि हकीकत कुछ और थी। तो अगर इसी तरीके से हमें थीम समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसका पूरा एक एनालिसिस करना है, तो हमें जो 3 एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी, और तीनों जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये सारी बुक्स 12 स्टैंडर्ड्स की हैं, तो ये बुक आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हो तो वो एनसीईआरटीज ऐसी हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, इसके सिलेबस को समझते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effect on the society, उनके फॉर्म्स और इफेक्ट, इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमारे पास ये 2 बुक हैं जिनको हम कहते हैं इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1 और पार्ट 2। ये एक 9th स्टैंडर्ड की बुक है और एक 10th स्टैंडर्ड। तो ये बुक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सफिशिएंट है फॉर अ बिगिनर। अब जैसे इसे एक टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं जिसमें लिखा है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हैं कि सोशलिज्म जो यूरोप में आया वो भारत के समाजवाद या सोशलिज्म से कैसे डिफरेंट था, तो जब आप ये चीजें पढ़ेंगे, और जैसे मैं आपको हर बार प्रीवियस वीडियोस में बताता रहता हूं कि PYQs पढ़ने के बाद आप अपने इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो ज्यादा कोरिलेट करेंगे। तो कोई भी एनसीईआरटी जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है तो जैसे मैंने आपको बताया है, मेरा एक वीडियो और भी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि पहले सिलेबस पढ़ना है, फिर PYQs पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ना है। तो दैट इज वाई यहां पर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि जो समाजवाद यूरोप में आया, क्या सेम फीचर, सेम चीज वही समाजवाद भारत में आया, या यूरोप का समाजवाद भारत के समाजवाद से कैसे डिफरेंट था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, आंसर इन 250 वर्ड्स, राइट। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th century एंड 20th century। तो ये वाला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंप्लीटली कवर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ कॉन्सेप्ट या थीम नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में। एक क्वेश्चन ट्राइबल से था। क्वेश्चन ये था, हाउ डिड colonial rule affect the tribals in India? What was the tribal response to the colonial oppression? ये एक सवाल पूछा गया था, और इसे हम देखें तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा ही गया है कि हाउ डिड colonial rule affect tribal lives। सिर्फ वर्ड्स बदले हैं, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट
सेम है और ये पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इस चीज को समझाया गया है। और अगर इंपैक्ट की बात करें तो यहां पर उसको लिखा गया है कि फर्स्ट इट वाज फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय दिखूज यानी कि फॉरेनर्स। और सेकेंड, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule। तो हम आज भी देखते हैं कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, CNT एक्ट है, आप ट्राइबल्स की जमीन नहीं खरीद सकते, राइट। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप NCERT पढ़ते हैं, यानी ओवरऑल अगर ये 7 बुक आप पढ़ लेते हैं, तो बेसिक बिगनर के लिए ये अपने आप में पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा और आप एग्जामिनेशन को और अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और फिर आप फर्दर बुक्स को या रेफरेंस बुक को या स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं। मेरा अगला जो वीडियो होगा वो ज्योग्राफी पे होगा, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिगनर हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।